स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है पोस्ट आर एन फर्स्ट सेमेस्टर बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 2 का सेक्शन बी, जो कि हमारे साथ एंटी फंगल ड्रग्स है। इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एंटी फंगल ड्रग्स हमारे साथ वो ड्रग्स होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है, और जितने भी फंगल इन्फेक्शंस है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से फिर हमने एंटी फंगल ड्रग्स के मुख्तलिफ जो क्लासेस है, क्लासिफिकेशन हमने की थी, ठीक है, और उस क्लासिफिकेशन में हमने फिर मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स के बारे में बताया था कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि फंजाई का जो सेल वॉल होता है उसको अफेक्ट करता है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि फंजाई का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको अफेक्ट करता है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि फंजाई का जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है उसको अफेक्ट करता है। तो मुख्तलिफ क्लासेस हमने फंजाई के बारे में जो है बताई थी, ठीक है, और उस पर हमने बात की थी। इसके बाद फिर हमने एक क्लास को डिस्कस किया था फंगल इन्फेक्शन का, ठीक है। उसके हवाले से जो ड्रग्स होते हैं एम्फिटिसिरिन बी, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारे साथ एम्फीफिलिक नेचर ड्रग्स है, जिसमें बहुत क्वालिटीज़ होती है कि ये लिपोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। फिर इसकी क्लिनिकल यूजेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं जो कि फंगिसाइडल एक्शन को शो करती है, ठीक है। ज़्यादातर ये हम लाइफ थ्रेटनिंग जो माइकोटिक इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ ये हम क्रॉनिक थेरेपी और प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं। इंटेस्टिनल कैंडिडिएसिस जो फंगल इन्फेक्शन है उसके लिए यूज़ करते हैं। टॉपिकल कैंडिडिएसिस के लिए यूज़ करते हैं। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया में भी इसको यूज़ करते हैं। और लिशमिनिएसिस जो कि कालाजार है, ठीक है, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो अब हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है लाइपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेसिरिन बी। एम्फोटेसिरिन बी लाइपोसोमली किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने कालाजार के बारे में बताना है आपको, तो वो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद फ़िलहाल ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेसिरिन बी। एम्फोटेसिरिन बी इज़ अ पैकेज्ड in a lipid associated delivery system to reduce binding to human cell membrane, so reducing nephrotoxicity, infusion toxicity, also more effective and more expensive. Amphotericin B is a packed in a lipid associated delivery system. लाइपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेसिरिन बी, ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एम्फोटेसिरिन बी होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिपिड से रिलेटेड एक डिलीवरी सिस्टम से इसको हम क्या करते हैं, पैक करते हैं। मतलब लिपिड के साथ जो है, लिपिड एक प्रिकर्सर होता है, तो उससे जो है हम क्या करते हैं, इस एम्फोटेसिरिन को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे जब हम इसको कवर कर लेते हैं तो इसके ज़रिए फिर ये हमारे बॉडी सेल्स में जाती है, हमारे ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन में जाती है, ठीक है। सो वहाँ जाने के बाद फिर ये क्या करती है, ये बाइंडिंग जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको रिड्यूस करती है, जिसका फ़ायदा हमें ये पहुंचता है कि ये लाइपोसोमल प्रिपरेशन ऑफ एम्फोटेसिरिन, मतलब लाइपोसोमल जो लिपिड और राइबोसोम होते हैं, ठीक है, तो ये कंबाइन होकर क्या करते हैं, एम्फिटिसिरिन के साथ बाइंडिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें ये फ़ायदा पहुंचता है कि फिर हमें निफ्रोटॉक्सिसिटी नहीं होती, मतलब हमारे जो किडनीज है वो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट से महफूज रहते हैं। इसके साथ साथ इन्फ्यूजन की वजह से जो मैंने आपको बताया था कि नौजिया होती है पेशेंट को अगर हम फ्लो रेट को इंक्रीज़ रखें, ठीक है। इसके अलावा हेडेक होती है पेशेंट को, वॉमिटिंग होती है पेशेंट को, तो इन्फ्यूजन जो टॉक्सिसिटी होती है वो नहीं रहती, ठीक है, या उसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ एम्फिटिसिरिन जो है वो मोर इफ़ेक्टिव हो जाते हैं
लेकिन एक बात इसमें ये होती है कि ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे साथ एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एक बात जो है थोड़ी सी जो है वो सोचने वाली होती है, परेशान करने वाली होती है। बाकी सारी बातें जो है हमारे फ़ायदे के लिए होती है कि इससे जो हमारे नेफ्रोटॉक्सिसिटी के जो चांसेस थे वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्यूजन टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है और जो एम्फिटिसिलिन बी है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। एम्फिटिसिलिन बी का फंक्शंस तो आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है एम्फिटिसिलिन बी का। अच्छा जी। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है ये जो फंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें सोराख कर देता है। और जो लिपोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है, एम्फिटिसिलिन बी का, तो वो क्या करता है, वो एंटर होकर वहाँ पर एर्गोस्टेरोल के साथ बॉन्डिंग बना लेती है, जिसके बाद सेल के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के पोटाशियम आयंस होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, तो वो सेल से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से सेल की मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अच्छा जी, एक स्टूडेंट पूछ रही है कि ये हमारे साथ ऑन्कोलॉजी के बात। अच्छा जी सर, आ गई। अच्छा जी, थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे साथ जो दूसरा क्लास है, ठीक है, एम्फिटिसिरीन में वो क्या है, निस्टेटीन है। निस्टेटीन जो है इसको अब हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। It is a polyene macrolide similar in structure and mechanism of amphiticillin B। अच्छा जी, ये भी हमारे साथ एक पोलीन मैक्रोलाइड है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल एम्फिटिसिलिन बी की तरह होता है, ठीक है। टू टॉक्सिक फॉर सिस्टेमिक यूज। वही बात है कि इसको अगर आप सिस्टेमिकली यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनल ऑर्गन में अगर किसी किस्म की इन्फेक्शन हुई हो और ऐसे सिचुएशन में आप सिस्टेमिकली इसको यूज़ करते हैं, जो कि आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए जाती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में निस्टेटीन ड्रग्स जो है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट को ये प्रोड्यूस कर सकती है। सो इस वजह से निस्टेटीन जो ड्रग है इसको आप कॉमनली जो है टॉपिकली यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकली से मुराद ये है कि इसको आप ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लोशन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जो कि सुपरफिशियली आप अपने बॉडी स्किन सरफेस बॉडी पार्ट्स पर जो है उसको लगा सकते हैं। सो इट इज़ अवेलेबल एज ए क्रीम, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज और अदर प्रिपरेशन। सो इस वजह से जो नेस्टेटीन ड्रग्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपको क्रीम फॉर्म में मिलेंगे, ऑइंटमेंट फॉर्म में मिलेंगे, सपोजिटरीज फॉर्म में मिलेंगे या दूसरी फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन इसको जो है जेल टेबलेट, फॉर्म में भी। हाँ जी, टेबलेट फॉर्म में जो है ये आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि टेबलेट फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो फिर ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी, ठीक है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सिस्टेमिक यूज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, डेंजरस होती हैं। क्लियर है जी सर, नील स्टेट ड्रॉप्स इसी में ही आएंगे ना? जी? जी, नील स्टेट ड्रॉप्स जो होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। वो इसमें आते हैं। आप क्या कह रही है बसीरा जी? अच्छा जी, नॉट सिग्निफिकेंटली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। इसके अलावा स्किन के थ्रू, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू और गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के थ्रू इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है तो वो भी अच्छी नहीं होती, मतलब पुअर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन है नेस्टेटीन के हवाले से जो कि आप लोगों को याद रहने चाहिए। बस आप लोगों ने 2-3 बातें इसके हवाले से याद रखनी है, ठीक है। पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इसका जो स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है तो वो बिल्कुल सिमिलरली एम्फोटेसिलिन बी की तरह होता है। और ये हमारे साथ मैक्रोलाइट, पोलीन मैक्रोलाइट क्लास की क्या है, मेंबर्स है, ठीक है। अगर सिस्टेमिकली इसको आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, सिस्टेमिकली ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। सो बेसिकली
अगर निस्टेटीन ड्रग्स आप यूज़ करते हैं तो कॉमनली इसको जो है टॉपिकल यूज़ के लिए प्रेफर किया जाता है, टॉपिकल यूज़ के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है, जो कि आपको क्रीम के फॉर्म में भी मिलेंगे, ऑइंटमेंट के फॉर्म में मिलेंगे, सपोजिटरीज या दूसरे प्रिपरेशन में आपको मिलेंगी। सही है। और तीसरी जो बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के थ्रू इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है तो वो पुअर होती है, सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट और ट्रीट सुपरफिशियल कैंडिडियासिस ऑफ माउथ, एसोफेगस एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है। जो सुपरफिशियल मेम्ब्रेन होता है माउथ का, ठीक है, जो कि कैंडिडियासिस, ये हमारे साथ फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि कैंडिडा एल्बेकन की वजह से काज होती है। कैंडिडा एल्बेकन ये हमारे साथ फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माउथ में जो आप लोगों को मैंने डायग्राम दिखाया था पार्ट 1 में कि माउथ का जो इंटरनल एरिया है सारा वाइटिश हो गया था। ठीक है। तो ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से काज हुआ होता है। ठीक है। इसी तरह से एसोफेगस हो गया, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं निस्टेटीन को। विजाइनल कैंडिडियासिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज इन कम्बिनेशन विद एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके अलावा आप इसको एंटीबैक्टीरियल एजेंट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल पॉइंट्स है, इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है कि उसकी वजाहत की जाए। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अब मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे इस एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की तरफ। अब हमारे साथ जो एंटी फंगल ड्रग है इसका हम दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो कि हमारे साथ एजोज है। एजोज ये वो एंटी फंगल ड्रग्स है जो कि फंजाई को जो एर्गोस्टेरोल होता है जिसके ज़रिए सेल साइटोप्लाज्म बना, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन बना होता है। ठीक है। तो उस एर्गोस्टेरोल की जो सिंथेसिस है, उसकी जो प्रोडक्शन है उसको नहीं करने देती, या जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको नहीं करने देती, जिसकी वजह से एर्गोस्टेरोल जो है ये नहीं बनते। जब एर्गोस्टेरोल नहीं बनेंगे तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, जब सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो मतलब ये है कि सेल नहीं होगा, और जब सेल नहीं होगा तो फंजाई कहाँ से आएगा, तो मतलब मुकम्मल तौर पर फंजाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सही है। सो एजोल के बारे में अब हम बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। A group of synthetic fungistatic or fungicidal agent with a broad spectrum of activity। सिंपल डिफिनेशन आप लोग इसकी ये याद रखें अपने साथ कि ये हमारे साथ सिंथेटिक फंगिस्टेटिक या फंगिसाइडल एजेंट्स होते हैं। ठीक है। एजोल में आपके साथ कुछ मेंबर्स ऐसे आते हैं जो कि फंगिसाइडल के तौर पर काम करती है, फंजाई को मुकम्मल तौर पर किल करती है, और कुछ मेंबर्स इसके ऐसे हैं जो कि फंगिस्टेटिक के तौर पर काम करती है, जिसमें फंजाई को मुकम्मल तौर पर किल नहीं किया जाता बल्कि उसकी जो ग्रोथ है उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है, जिसकी वजह से फंजाई अपनी जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है या अपनी जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसको फिर कंटिन्यू नहीं रख पाती। ठीक है। तो ये हमारे साथ सिंथेटिक फंगिस्टेटिक और फंगिसाइडल एजेंट्स होते हैं और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है कि बहुत सारे अकसाम की जो फंजाई है उसको जो है किल करने की काबिलियत रखती है। एजोल आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, वन इमिडाजोल और दूसरा ट्राईएजोल। ठीक है। इमिडाजोल एंड ट्राईएजोल। ठीक है। ये दो टर्म्स आप अपने साथ याद रखिए कि हमारे साथ जितने भी एजोल ड्रग्स होंगे तो ये दो तरह के क्लासेस, इसमें दो तरह के क्लासेस है। एक हमारे साथ इमिडाजोल है और दूसरा हमारे साथ ट्राईजोल है। ठीक है। Although these drugs have similar mechanism of action and spectra of activity, their pharmacokinetics and therapeutic uses vary significantly. Very significantly. अच्छा जी, दूसरी बात जो इसमें सिमिलर है वो ये है कि जो दोनों हमारे साथ क्लासेस है एजोल के, एमिडाजोल और ट्राईएजोल, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है,
तो ये भी बिल्कुल सेम होता है, सेम तरीके से ये इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करती है और इसका जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है वो भी सेम है। मतलब ये दोनों जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंटी फंगल ड्रग्स है, ठीक है। लेकिन इसका जो फार्माकोकाइनेटिक और थेराप्यूटिक यूजेस है तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्या है, मुख्तलिफ है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस और फार्माकोकाइनेटिक इसका एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मतलब ये है कि अगर आप इमिडाज़ोल को लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट की जो बॉडी है वो इमिडाज़ोल पर एक तरह से क्या करेगी, इमिडाज़ोल को एक तरह से रिस्पॉन्स देंगी, और अगर ट्राइज़ोल आप एडमिनिस्टर करते हैं तो ट्राइज़ोल को जो है दूसरी तरह से रिस्पॉन्स देंगी। तो इस वजह से जो फार्माकोकाइनेटिक है, ठीक है, इमिडाज़ोल और ट्राइज़ोल का, तो ये एक दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है, और इसी वजह से इसकी जो थेराप्यूटिक यूजेस है तो वो भी एक दूसरे से क्या करती है, वेरी करती है, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है। सो ये स्लाइड समझ में आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा जी, जो एज़ोल के दो क्लासेस है जो कि मैंने अभी आपको बताया, एक इमिडाज़ोल है और दूसरा हमारे साथ ट्राइज़ोल है। सो इमिडाज़ोल में हमारे साथ जो मुख्तलिफ मेंबर्स है इस क्लास के, ठीक है, तो इसमें टॉपिकल मेंबर्स भी है और सिस्टेमिक भी है। सिस्टेमिक से मुराद ये है जो कि इंटरनल ऑर्गन के लिए यूज़ होते हैं, और टॉपिकल से मुराद ये है जो कि ऑइंटमेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं, क्रीम के फॉर्म में यूज़ होते हैं, या दूसरे सपोजिटरीज फॉर्म में यूज़ होते हैं। तो जो टॉपिकली यूज़ होते हैं उसमें आपके पास क्लोट्रिमाज़ोल हो गए, ठीक है, ऑक्सीकोनाज़ोल हो गए, ठीक है, मोकोनाज़ोल हो गए, ठीक है, इकोनाज़ोल हो गए, और ब्यूटोकोनाज़ोल हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिकल जो इमिडाज़ोल है उसके मेंबर्स है। सिस्टेमिक में सिर्फ आपके पास एक मेंबर आता है, वो है कीटोकोनाज़ोल, ठीक है, कीटोकोनाज़ोल, ठीक है। तो ये आप लोग अपने साथ याद रखिएगा, बहुत सिंपल है। इसके अगर आप लोग ये सुफिक्स को याद करें, ठीक है, सुफिक्स किसे कहते हैं, जो लास्ट वर्ड के जो लास्ट पोर्शन में आता है, ठीक है, लास्ट पार्ट, इसको सुफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स से मुराद ये है कि वर्ड से पहले हमारे साथ जो वर्ड एक टर्म आता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। सो ये एज़ोल जो है, एज़ोल आपको जहाँ पर भी किसी वर्ड के लास्ट में नज़र आएगा तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये एंटी फंगल ड्रग्स के हवाले से बात हो रही है, एंटी फंगल ड्रग्स क्लास है, ठीक है। एज़ोल जहाँ पर भी आए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये फंगस से रिलेटेड बात हो रही है। अच्छा जी, ट्राइज़ोल की अगर हम बात करें तो ट्राइज़ोल में आपके पास वो वोरिकोनाज़ोल है, ठीक है। इसी तरह से ट्राइकोनाज़ोल है, ट्राकोनाज़ोल है, पोसाकोनाज़ोल है, ठीक है, फ्यूकानोज़ोल है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ी सी मुश्किल है। फ्लूकोनाज़ोल ईर्ण वाला। हाँ, फ्लूकोनाज़ोल। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ी-सी मुश्किल है, तो इस पर आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएँगी। स्टार्ट में थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप लोग बार-बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसान हो। रीड आगे बढ़ते हैं। एज़ोल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से फंजाई को इन्फेक्शन को काज करने से रोकती है और अपनी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको करने से रोकती है। सो एज़ोल मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि ये क्या करती है, इनहिबिट द फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो कि हमारे साथ अल्फा डीमेटालेज होता है, ठीक है। ये क्या करता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लेनोस्टिरोल टू एर्गोस्टिरोल। लेनोस्टिरोल जो है इसको कन्वर्ट करती है किस चीज़ में, एर्गोस्टिरोल में, ठीक है। सो एर्गोस्टिरोल क्या है, एर्गोस्टिरोल ये फंजाई का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बनाती है, ठीक है। फंजाई के सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ़ किस्म की क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जो कि फंजाई को क्या करती है, सपोर्ट करती है उसके इन्फेक्शियस एबिलिटीज़ को प्रोड्यूस करने में। सो एज़ोल का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। ये क्या करती है, ये फंजाई में एक साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, तो उस एंजाइम को क्या करता है, उस एंजाइम को रोकता है। ये एंजाइम क्या करता है, इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये
फंजाई के सेल के अंदर जो लेनोस्टिरोल होते हैं, ठीक है, तो उस लेनोस्टिरोल को ये कन्वर्ट करती है एर्गोस्टिरोल में। सो जब लेनोस्टिरोल कन्वर्ट नहीं होंगे एर्गोस्टिरोल में तो फंजाई का सेल मेम्ब्रेन जो है वो नहीं बनेगा। जब फंजाई का सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगा तो मतलब ये है कि वहाँ पर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं फंजाई के सेल के अंदर, तो उस ऑर्गेनेल के लिए एनर्जी जो है वो नहीं मिलेंगी, उसके लिए जो है जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस है, ठीक है, वो नहीं होंगे। जब वो नहीं होंगे तो फिर फंजाई जो है वो हार्मलेस होगा, फंक्शनलेस होगा। तो आप लोग इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपली बस जस्ट ये बात इसमें याद रखें कि एजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो कि एक फंगल एंजाइम है, ठीक है। इस एंजाइम का काम ये होता है कि ये लेनोस्टिरोल को कन्वर्ट करती है एर्गोस्टिरोल में। सो जो P450 एंजाइम जो है ये स्टॉप होगा, ये अपने काम नहीं करेगा, तो लेनोस्टिरोल एर्गोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा और इस तरह से जो फंगल सेल है वो हार्मलेस होगा, वो फंक्शनलेस होगा। सही है। सर ये P450 जो है ये इसकी क्वांटिटी बताई हुई है, ये नहीं नहीं, वैसे ये एक नेम है एंजाइम इसका? का नाम है, ये एंजाइम का नाम है, अपना एक स्पेसिफिक नाम है एंजाइम का, P450। ओके। हाँ जी। फिर इमिडाज़ोल की अगर हम बात करें तो इमिडाज़ोल में आपके पास जो कॉमनली ड्रग्स आते हैं, ठीक है, इमिडाज़ोल के जो मेंबर्स है उसमें आपके पास कीटोकोनाज़ोल है, ठीक है, कीटोकोनाज़ोल है। इसके अलावा मिकोनाज़ोल है, क्लोट्रिमाज़ोल है। ये क्या करते हैं? दे लेक सेलेक्टिविटी, they inhibit human gonadal and steroid synthesis, leading to decreased testosterone and cortisol production. Also inhibit human P450 hepatic enzyme. अच्छा जी, इनका काम क्या होता है? इमिडाज़ोल में आपके पास जो 3 क्लासेस है जो कि मैंने आपको बताए, कीटोकोनाज़ोल, मिकोनाज़ोल और क्लोट्रिमाज़ोल, ये क्या करते हैं? दे लेक सेलेक्टिविटी, इसमें सेलेक्टिविटी नहीं होती, मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए हम इसको देते हैं तो उसके बारे में इसमें किसी किस्म के फंक्शन या किसी किस्म की जो टारगेट एबिलिटी है वो नहीं होती। तो इस वजह से इसकी अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? ह्यूमन गोनेडल और जो स्टेरॉइड सिंथेसिस होती है उसको क्या करता है? उसको स्टॉप करती है, जिसकी वजह से मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। और इसके साथ साथ जो कार्टिसोल्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा ये ह्यूमन का जो हेपेटिक एंजाइम है जिसको ह्यूमन P450 हेपेटिक एंजाइम कहते हैं, इसकी जो फंक्शन है उसको भी इनहिबिट करती है। तो ये क्यों करती है इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है तो इससे आखिर क्या मतलब है। अच्छा जी, कीटोकोनाज़ोल के बारे में बात करते हैं। वेल ऑब्जॉर्ब्ड ओरली, अगर आप ओरली इसको देते हैं तो ओरली इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है? एफिशिएंट है, अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाती है स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बायो अवेलेबिलिटी इज़ डिक्रीज विद एंटा एसिड, जो कि H2 ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड फूड, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी इसकी डिक्रीज़ हो जाती है। मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताया था ना कि बायो अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि जब आप एक मेडिसिन ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो स्टमक में जाने के बाद जब वो एब्जॉर्ब हो जाती है, लिवर में चली जाती है, वहाँ पर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, फिर हार्ट में चली जाती है, हार्ट से वो पंप होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो सर्कुलेट होने के बाद जब वो अपने टारगेट साइट तक पहुंचती है, तो टारगेट साइट तक पहुंचने के बाद वहाँ पर ये कितने मिकदार में अवेलेबल होती है इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सो ये जो है ओरली जो है इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, लेकिन अगर आपका एक पेशेंट जो है वो क्या है,
उनको पेप्टिक अल्सर हुई हो, ठीक है, और वो जो है एसिडिटी उनको हुई हो, ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है उनको आप एंटा एसिड देते हैं जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, और इसी तरह से स्टमक में फूड भी होता है। तो इन चीज़ों की वजह से कीटोकेनाज़ोल के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, और इसके साथ साथ इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब यह है कि ये जब टारगेट साइट पर पहुंचती है तो वहाँ पर पहुंचने के बाद इसमें इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो इतने इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करे कि उस इन्फेक्शन को क्या करे, उसको रिड्यूस कर सके, उसको क्या करे, कमज़ोर कर सके। तो इस वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। कोला ड्रिंक्स इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन इन पेशेंट विद ये क्या है, एक्लोरिडीरिया, एक्लोरहेड्रिया, एक्लोहेड्रिया है कि क्या है, एक्लोरीहेड्रिया। यस सर, एक क्लोहाइड्रिया होता है सर, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एब्सेंस हो जाती है। अच्छा जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या हो जाती है, एब्सेंस। यस सर, एब्सेंस हो जाती है। ठीक 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 ठीक। सो जो कोला ड्रिंक्स है, ठीक है, इसकी वजह से पेशेंट में जो कीटोकोनाजोल्स होते हैं इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन है स्टमक में, तो वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जब वो डिक्रीज़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको वाज़ेह हो जाता है, क्लियर हो जाती है कि कीटोकेनाजोल जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। क्योंकि इससे पहले लाइन में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया कि जो एंटा एसिड होते हैं, H2 ब्लॉकर्स होते हैं, या जो फूड वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी पर असर पड़ता है। हाफ लाइफ की अगर हम बात करें तो हाफ लाइफ इंक्रीजेज विद द डोज, इट इज़ 7 to 8 आवर्स। इसकी जो हाफ लाइफ है तो ये डोज पर डिपेंड करती है, जितने मकदार में आप देंगे, ठीक है, कीटोकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स, तो उसी के मुताबिक जो है इसकी हाफ़ लाइफ होगी। नॉर्मली इसकी जो हाफ़ लाइफ है तो वो कितनी है, 7 to 8 आवर्स है, ठीक है, 7 से लेकर 8 घंटे तक जो है, 8 घंटे तक या 7 से लेकर 8 घंटे के अंदर अंदर ये 50% तक जो है अपने इफ़ेक्ट, या 50% तक जो है ये साइटोप्लाज्म में यूज़ हो जाता है। इनएक्टिवेटेड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन बाइल्स एंड यूरिन। इसी तरह से इसकी अगर एलिमिनेशन की हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो लिवर में जो है इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जिसकी वजह से ये फिर इनएक्टिवेटेड रह जाता है या हो जाता है। इसके अलावा बाइल्स के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टूल के ज़रिए भी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं और यूरिन के ज़रिए भी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, इसके अलावा ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। तो ये सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज़ है कीटोकेनाजोल के जो कि आप लोगों को याद रहने चाहिए। मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि कीटोकोनाजोल जो है ओरली वेल एब्जॉर्बर है, ठीक है, अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक इंटेस्टाइन से। दूसरी बात यह है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, एंटा एसिड, H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर और फूड अगर है तो इसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। कोला ड्रिंक की वजह से इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो जाती है। हाफ लाइफ जो है इसका 7 से लेकर 8 आवर्स तक है। ये जो है स्टूल और यूरिन दोनों के ज़रिए जो है बॉडी से एलिमिनेट होती है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। तो ये सिंपल बातें हैं, इसको आपने अपने साथ याद रखना है। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो यूज़ टॉपिकली और सिस्टमेटिक टू ट्रीट। इसको आप टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं और सिस्टमेटिकली भी आप इसको यूज़ करते हैं। सिस्टमेटिक से मुराद ये है कि ओरल रूट के ज़रिए भी आप इसको
पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसको हम ओरल और विजाइनल कैंडिडियासिस के लिए यूज़ करते हैं, डर्माटोफाइटोसिस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे साथ स्किन फंगल इन्फेक्शन है, जो कि हमने इसके पार्ट 1 में ही पढ़ा था। सिस्टीमिक माइकोसिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, फंगल एजेंट्स होते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर देती है, इन्फेक्ट कर लेती है। तो इसको हम सिस्टीमिक माइकोसिस कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कीटोकोनाजोल को यूज़ कर सकते हैं। सही है। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है? एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके ये है कि ये नोज़िया काज कर सकती है, वोमिटिंग काज कर सकती है और एनोरेक्सिया काज कर सकती है। एनोरेक्सिया से क्या मुराद है? मतलब ये है कि लूज़ ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को फिर भूख नहीं लगती, ठीक है, 2-3 दिनों से वो उसने कुछ भी खाया ना हो तो भी उनको जो है भूख नहीं लगती, तो लूज़ ऑफ एपेटाइट इसमें हो जाती है। हिपे हिपेटोटॉक्सिक जो है ये है, लिवर को जो है ये इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन P450 एंजाइम है, जो कि हेपेटिक एंजाइम है, इसकी जो फंक्शन है इसको स्टॉप कर सकती है। इसके अलावा एड्रेनल और गोनेडल स्टीरॉइड्स को क्या कर सकती है, स्टॉप कर सकती है, जिसकी वजह से फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी हो जाती है, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो आगे पीछे हो जाते हैं डेट्स। इसके अलावा लूज ऑफ लिबाइडो, लिबाइडो का भी आपको पता है, जो कि सेक्सुअल एरोजल में जो प्लेजर का काम देती है, ठीक है, वो होता है। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ये मेल्स में ज़्यादातर, ये ज़्यादातर नहीं, मतलब मेल्स का ये मसला होता है इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसके अलावा गायनेकोमेस्टेजिया इन मेल्स, मतलब अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि मेल्स के जो चेस्ट होते हैं वो लाइक फीमेल की तरह नज़र आ रहे होते हैं, तो इसको गायनेकोमेस्टेजिया कहते हैं। तो ये इस ड्रग के यूज़ करने के एडवर्स इफ़ेक्ट है, जो कि पेशेंट में आपको मिल सकते हैं। आपको बताया इसके एडवर्स इफ़ेक्ट, इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को कि दोबारा से बताऊं? जी सर, आगे रहने दें। अच्छा जी। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगली क्लास आती है, ठीक है, एजोल की, वो है ट्राइजोल। ट्राइजोल में आपके पास कौन कौन से मेंबर्स आते हैं? ट्राइजोल में आपके पास फ्लूकोनाजोल आता है, ठीक है, फ्लूकोनाजोल, ठीक है। इसी तरह से ट्रकोनाजोल आते हैं, वोरेकोनाजोल आते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें प्रोनाउंसिएशन में मेरे साथ, ठीक है। दे आर सेलेक्टिव रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन काजिंग लिस एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, ये हमारे साथ क्या है, सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव से मुराद ये है कि स्पेसिफिक एजेंट्स के अगेंस्ट जो है ये काम करती है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन, ये डिग्रेड नहीं होती, ख़राब नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से काजिंग लिस एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस, और जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस या एडवर्स इफेक्ट जो है उसमें इतनी ज़्यादा काज नहीं करती। सही है। तो इसको आगे मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो इट्राकोनाजोल है, ठीक है, इट्राकोनाजोल है, तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये भी बस वही सिंपल ड्रग्स है, ठीक है, लेक एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट, एंडोक्राइन फंक्शन में किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करता। ये हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। गिव ओरली आईवी, मतलब इसको आप ओरली भी दे सकते हैं और आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। फूड इंक्रीज इट एब्जॉर्प्शन, मतलब यह है कि इसको आप तब पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे जब पेशेंट फूड खा चुके हो, मतलब वो खाना खा चुके हो, ठीक है। नहार पेट जो है आप पेशेंट को ये नहीं दे सकते। सही है। मेटाबोलाइज इन लिवर टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, इसी तरह से इसकी जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो लिवर में होती है। हाई लिपिड सोलबल्स लिपिड के साथ जो है ये रिएक्शन करते हैं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बनाते हैं, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टू बोन, स्पूटम, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। इसी तरह से बोन्स, स्पूटम, एडिपोज टिश्यूज तक जो है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाती है, और इसी तरह से ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करती। तो इसमें जो है आप लोगों के लिए जो क्या कहते हैं, समझने के लिए इतनी ज़्यादा कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, जस्ट सिंपल बातें आपको बताई गई है।
तो इसी को अगर आप इसी पॉइंट्स के फॉर्म में याद करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा जी, इसकी हाफ लाइफ को अगर आप देखें तो इसकी हाफ लाइफ जो है 30 से लेकर 40 आवर्स तक है, मतलब 30 घंटों से लेकर 40 घंटों तक जो है इसकी हाफ लाइफ है। 30 से 40 घंटे के अंदर अंदर ये तकरीबन 50% अपने इफ़ेक्ट्स को शो करती है, या 50% जो है ये यूज़ हो जाती है। क्लिनिकल यूजेस इसके ये है कि इसको हम ओरली देते हैं डर्माटोफाइटोसिस और जो वोल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, सही है। आईवी ओनली इन सीरियस इन्फेक्शन, जो सीरियस इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, आईवी के थ्रू पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। इसके साथ साथ इफ़ेक्टिव इन एड्स एसोसिएटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस, एड्स की वजह से जो हिस्टोप्लाज्मोसिस हुई होती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अच्छा जी, वो एक स्टूडेंट जो थी वो पूछ रही थी कि वो जो डिज़ीज़ है, ठीक है, लीशमैनियासिस जो एक डिज़ीज़ है उसके बारे में कह रही थी कि वो बताए। तो वो असल में हमारे साथ एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि एक पैरासाइट की वजह से काज होती है, पैरासाइटिक प्रोटोजो होता है, उसकी वजह से काज होती है, जो कि अक्सर औकात जो गंदी मिट्टी होती है ना, गंदी मिट्टी, उसमें एक क्या कहते हैं, मेरे माइंड से निकल गया, मच्छर जैसे एक चीज़ होती है, ठीक है, जो कि बाइट करती है लोगों को, क्या करती है, बाइट करती है। तो बाइट करने की वजह से जिसको बाइट किया होता है तो उनमें ये बीमारी काज हो जाती है, जिसमें फिर पेशेंट को भूख नहीं लगती, ठीक है, पेशेंट का जो स्प्लीन होता है वो इनलार्ज होता है, स्किन कलर जो है चेंज हो जाती है, और इसी तरह से एनोरेक्सिया हो जाती है और फीवर पेशेंट को हो जाती है। तो ये एक पैरासाइटिक डिसऑर्डर है, लीशमनियासिस, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की जी तरफ आ सर। जाते हैं तो इसमें नाज़िया काज होती है, इट्राकोनाज़ोल को यूज़ करने की वजह से वॉमिटिंग पेशेंट को आती है। हाइपोकैलेमिया मतलब ब्लड में पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाती है। हाइपरटेंशन को ये काज करती है। एडिमा काज करती है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द सेल और टिश्यूज काजिंग स्वेलिंग, सेल जो है क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। इसी तरह से इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी ड्रग्स एज ओरल, और वो ड्रग जो कि हमने ओरली दिए होते हैं पेशेंट को, तो ज़्यादातर ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करती है, रोकती है, जिसकी वजह से वो मेटाबोलाइज नहीं होते और वो फिर बॉडी में जो है ज़्यादा टाइम के लिए रहते हैं, जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास जो अगली क्लास आती है तो इसको हम फ्लूकोनाजोल कहते हैं। ये वाटर सोलुबल एंटी फंगल ड्रग है, ठीक है, पानी में ये हल होते हैं। कंप्लीटली एब्जॉर्ब फ्रॉम गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये मुकम्मल तौर पर जो है उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन इसकी होती है। एक्सीलेंट बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ओरली आप पेशेंट को ये ड्रग देते हैं तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या होती है, एक्सीलेंट होती है, मतलब जो टारगेट साइट है वहाँ पर ये तकरीबन 90 to 95% जो है वहाँ तक जो है ये पहुँच जाती है और अपने जो इफ़ेक्ट्स है उसको अच्छी तरीके से प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से बायो अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फूड और गैस्ट्रिक पीएच, स्टमक का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये मुतासिर नहीं होती इसकी बायो अवेलेबिलिटी, और फूड की वजह से भी इसकी बायो अवेलेबिलिटी मुतासिर नहीं होती। कंसनट्रेटेड इन प्लाज्मा इज सेम बाय ओरल और आईवी रूट, इसी तरह से अगर आप इसको आईवी के ज़रिए देते हैं या प्लाज ओरल के ज़रिए देते हैं, प्लाज्मा में इसकी जो कंसंट्रेशन रहती है तो वो सेम रहती है। इसी तरह से इस हैज़ द लीस्ट इफ़ेक्ट ऑन हेपेटिक एंजाइम, और इसका जो हेपेटिक एंजाइम है ना P450, उस पर भी इसके इतने असरात नहीं होते। तो ये फ्लूकोनाजोल के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो कि आप स्टूडेंट्स को मैंने बताए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी।
देखिए ये सिर्फ जस्ट हाइलाइट्स दिए गए हैं, ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूं। तो इस वजह से सिंपल बातें हैं, सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बातें। जी सर। जी जी सर। ड्रग इंटरेक्शन आर लेस कॉमन। इसी तरह से अगर फ्लूकोनाजोल के साथ आप दूसरे मेडिसिन पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो उन मेडिसिन के साथ इसका किसी किस्म का इंटरेक्शन, किसी किस्म की कंपटीशन जो है नहीं होती। सही है। पेनिट्रेशन वेल ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। मतलब वो फंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है जिसको हम मेनिंजिस कहते हैं, तो ये इन्फेक्शन वहाँ पर जाकर उस मेनिंजिस में क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को काज करती है। सो मेनिंजाइटिस के लिए ये जो ड्रग है फ्लूकोनाजोल ड्रग जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, तो इस वजह से ये ड्रग ऑफ चॉइस है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। ठीक है। सेफली गिवन इन पेशेंट रिसीविंग बोन मेरो ट्रांसप्लांट। अब वे वो पेशेंट जिनको बोन मेरो ट्रांसप्लांट हुई हो तो उनको जो है एहतियात के साथ ये दिया जाता है। इसकी जो एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है, ये किडनी के थ्रू होती है, तो मतलब यूरिन के थ्रू ये बॉडी से क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। और हाफ लाइफ इसकी 25 से लेकर 30 आवर्स होती है, मतलब 25 से लेकर 30 घंटे तक जो है इसकी क्या होती है, हाफ लाइफ होती है। रेजिस्टेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसी तरह से किसी किस्म की रेजिस्टेंस जो है ये शो नहीं करती। क्लिनिकल यूजेस की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल यूजेस इसके तकरीबन सेम है। कैंडिडियासिस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि कैंडिडा एल्बिकन जो हमारे साथ एक फंगस है उसकी वजह से काज होती है। ये हमारे साथ फंगल इन्फेक्शन है कैंडिडियासिस। ठीक है। तो क्यूटेनियस कैंडिडियासिस के लिए ये इफ़ेक्टिवली यूज़ होते हैं। क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ होते हैं, अभी हमने बताया। इसी तरह से हिस्टोप्लाज्मोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस और रिंग वॉर्म के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। ये क्लिनिकल यूजेस जो है आप लोग इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि जो एंटी फंगल ड्रग है तो एंटी फंगल ड्रग में क्लिनिकल यूजेस के हवाले से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में ज़्यादा आने के चांसेस है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा फिर अच्छी तरह से। सर इनमें कोई मेडिसिन नहीं है जो जैसा अभी क्लासिफिकेशन आप पढ़ा रहे हैं ना, तो इनमें जो आजकल में नाउ डेज में जो हमारे पास हो जैसे मेडिसिन वगैरह यूज हो रही है उसी क्लासिफिकेशन के मद्देनजर रखते हुए ना, सर उस तरह से फिर इजी ब्रांड हो नेम जाएगा के पहले हवाले से रिमाइंड। आप बात करें, मतलब अभी जो हम ड्रग्स बात कर रहे हैं, जिस ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसके जेनेरिक नेम्स के थ्रू हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके जो ब्रांड नेम्स है, ठीक है, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर ब्रांड नेम यहाँ पर मेंशन किया होता तो ज़रूर मैं फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता। तो केमयू के नोट से केमयू को फॉलो करेंगे तो वो लोग जो है इसी नोट से एमसीक्यूज लाते हैं, तो इसलिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है बस उसी को उसी तरह से याद करें, तो आप लोगों के लिए फिर पेपर्स में मसला नहीं होगा। सही है। जी सर, और पेपर में भी जेनेरिक नाम आते हैं, ब्रॉड नेम तो नहीं आता। ब्रॉड नेम तो हर कंपनी अपनी अपनी मर्जी नहीं से नहीं वो मैं जस्ट समझने के लिए कह रही हूँ, मुझे पता है हाँ पेपर जी, में यही बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मैं समझने के लिए कर रही थी, लर्निंग के लिए ना, क्योंकि हाँ वो हाँ ना क्यों बिल्कुल अब सारे मिक्स हो जा रहे हैं ना इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ गई मुझे। जो ब्रांड नेम होता है इससे थोड़ा आसानी भी हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम हॉस्पिटल में उसको यूज़ भी करते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, तो उस ब्रांड नेम से थोड़ा आसान हो जाता है याद करना। जी सर। अच्छा जी, साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये नौजिया को काज कर सकती है। साइड इफ़ेक्ट तकरीबन जितने भी एंटी फंगल ड्रग्स है इसके तकरीबन सेम सेम है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जितने भी हमने ड्रग स्टडी किए उसमें नौजिया, वॉमिटिंग, हेडेक ये आपको कॉमन मिलेंगे। स्किन रेश हो गया, डायरिया, ये अब थोड़े से न्यू आ गए हैं। एब्डोमिनल पेन, ठीक है, रिवर्सिबल एलोप्सिया। रिवर्सिबल एलोप्सिया से, एलोप्सिया किसे कहते हैं, एलोपीशिया या
कुछ लोग इसको एलोपीशिया कहते हैं, कुछ लोग इसको एलोप्सिया कहते हैं, ये गंजेपन को ये कहते हैं, जो ठीक है। बाल गिरते हैं, हाँ गंजेपन जी, जो बाल गिरते हैं, हाँ जी, कुछ मेडिसिन से बाल गिरते हैं पेशेंट के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिवर्सिबल एलोप्सिया को काज करती है। रिवर्सिबल से मुराद ये है कि जब मेडिकेशन को आप स्टॉप कर लेते हैं तो दोबारा से बाल उगना शुरू हो जाते हैं। जी सर। हेपेटिक फेलियर में लीड टू डेथ। इसी तरह से इसकी वजह से अगर हेपेटिक आपका लिवर जो है वो फेल हो जाए तो ज़ाहिरी बात है फिर तो डेथ जो है वो कंफर्म होती है। टेराटोजीनिक, आपको मैंने बताया था ना कि यूनिट नंबर 1 को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोगों के लिए आने वाले यूनिट्स आसान होंगे। यहाँ पर टेराटोजीनिक से क्या मुराद है, मतलब ये ये है, जो फिटनेस पे इफेक्ट होता है ना हाँ मेडिसिन का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फीटस को जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, प्लेसेंटा को ये क्रॉस करती है। फीटस को इफ़ेक्ट करने का मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। सो प्रेग्नेंट वुमेन में फिर हम एहतियात के साथ डोज को अच्छी तरीके से मैनेज करके देते हैं। इनहिबिट साइटोक्रोम P450, ठीक है, जो लिवर हेपेटिक साइटोक्रोम होता है, एंजाइम है, ठीक है, P450 उसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, जबकि एंडोक्राइन फंक्शन पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ थे जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए। इनहिबिशन ऑफ लेनोस्टिरोल सिंथेसिस, टर्बिनाफिन। अब हम आ जाते हैं लेनोस्टिरोल सिंथेसिस के इनहिबिशन की तरफ, ठीक है। मतलब टर्बिनाफिन्स ये हमारे साथ एंटी फंगल ड्रग की अगली क्लास है जिसका काम ये होता है कि ये फंजाई का जो एंजाइम होता है, ठीक है, P450, तो उसका काम ये होता है कि वो क्या करता है, वो लेनोस्टिरोल को कन्वर्ट करता है एर्गोस्टिरोल में। तो यहाँ पर अब टर्बिनाफिन्स एंटी फंगल ड्रग्स का काम ये होता है कि ये लेनोस्टिरोल को बनने नहीं देता। जब लेनोस्टिरोल नहीं बनेंगे तो कैसे फिर लेनोस्टिरोल से एर्गोस्टिरोल बनेंगे। तो जब लेनोस्टिरोल ही नहीं होंगे तो फिर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है, फंजाई का, और जब वो नहीं होगा तो फिर फंजाई जो है वो फंक्शनलेस होगी, हार्मलेस होगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं। It inhibits squalene epoxidase, squalene epoxidase, thus blocking the biosynthesis of ergosterol, an essential component of fungal cell membrane. Already अभी मैंने आपको बताया। अच्छा जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका यही है जो कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, इनहिबिट स्क्वेलिन इपोजिडेज। स्क्वेलिन इपोजिडेज से मुराद ये है कि ये लेनोस्टिरोल को क्या करता है, इसकी जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती है। सो कैसे इनहिबिट करती है, जो बायोसिंथेसिस ऑफ एर्गोस्टिरोल, एर्गोस्टिरोल की जब प्रोडक्शन होती है, इसकी जब बनने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसको ये ड्रग्स क्या करती है, ब्लॉक करती है। जब एर्गोस्टिरोल नहीं बनेंगे तो मतलब ये है कि सेल मेम्ब्रेन का, आपने पढ़ा कि ये सेल मेम्ब्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है। जब ये नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जब फंक्शन डिस्टर्ब होंगे तो मतलब ये है कि फंजाई फिर फंक्शनलेस होगा, हार्मलेस होगा, फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। So this inhibition also result in an accumulation of squalene, result in the death of fungal cells, जिसकी वजह से फंगल सेल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सो टर्बिनफिन जो है ये आपके पास कौन से ड्रग्स है, ये आपके पास फंगिसाइडल ड्रग्स है, ठीक है, जो कि फंगल सेल को मुकम्मल तौर पर क्या करती है, किल करती हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखें, स्क्वेलिन जो है ये आपके पास एक कंपोनेंट है जिससे लेनोस्टिरोल बनते हैं। सो स्क्वेलिन जो है ये एक कंपोनेंट होता है, इस पर स्क्वेलिन एपोजिडेज एंजाइम एक्ट करता है। स्क्वेलिन एपोजिडेज एंजाइम जब स्क्वेलिन के साथ रिएक्शन करता है तो इसको कन्वर्ट करता है लेनोस्टिरोल में।
किस चीज़ में? लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट करते हैं। जब लेनोस्टिरोल बन जाता है तो लेनोस्टिरोल के साथ एक दूसरा एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम लेनोस्टिरोल 14 अल्फा डी मिथाइलेज कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम P450 एंजाइम कहते हैं। तो ये लेनोस्टिरोल के साथ एक्ट करके इसको कन्वर्ट करता है एर्गोस्टिरोल में और इससे सेल मेम्ब्रेन बनता है। तो अब जो टर्बिनाफिन्स एंटीफंगल ड्रग्स होते हैं तो ये इस जो पहला कंपोनेंट होता है ना, जो बुनियाद होती है, इस बुनियाद को ही बिल्कुल काम करने से क्या कर देती है? रोक देती है। जब स्क्वीलिन नहीं बनेगा, ठीक है, जो स्क्वीलिन एपोजिडेज एंजाइम है ये ब्लॉक होगा, ये काम नहीं करेगा, तो स्क्वीलिन जो है ये लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा। जब लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट नहीं होगा तो एर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा। जब एर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा? तो इस वजह से ऑटोमेटिकली जो फंगल सेल है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, फंगिसाइडल है, इट एक्टिविटी इज लिमिटेड टू कैंडिडा एल्बिकन एंड डर्माटोफाइट्स, ठीक है। पहली बात जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई कि टर्बिनाफिन जो है ये फंगिसाइडल है, मतलब फंजाई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करती है। इसकी जो फंक्शन है तो ये सिर्फ कैंडिडा एल्बिकन और जो डर्माटोफाइट्स है जो कि स्किन फंगल इन्फेक्शन को काज करती है, तो इन दो ऑर्गेनिज्म तक क्या है? लिमिटेड है। इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओनिकोमाइकोसिस, ओनिकोमाइकोसिस के इलाज के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? इफ़ेक्टिव होते हैं। ओनिकोमाइकोसिस से क्या मुराद है? हेयर, स्किन और नेल्स की जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं। सही है? 6 वीक फॉर अच्छा जी, 6 वीक फॉर फिंगर नेल इन्फेक्शन एंड 12 वीक फॉर टो नेल इन्फेक्शन। अच्छा जी, जब फिंगर नेल इन्फेक्शन होते हैं तो उसके लिए हमें टर्बिनाफिन ये 6 हफ्तों तक यूज़ करना होता है, जबकि जो पाँव के नेल्स इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 12 हफ्तों तक हम टर्बिनाफिन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। वेल एब्जॉर्ब ओरली बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म इन लिवर, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लिवर से मुराद क्या है? फर्स्ट पास इफेक्ट से क्या मुराद है? फर्स्ट पास इफेक्ट का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। फर्स्ट पास इफेक्ट से मुराद ये है कि जब ये आपके स्टमक में जाता है तो स्टमक से ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चला जाता है ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए लिवर में। तो लिवर से ये फिर पास होते हैं किस चीज़ की तरफ? हार्ट की तरफ पास होते हैं। तो जब लिवर से ये पास होते हैं तो वहाँ पर इसकी डिटॉक्सिफिकेशन होने की वजह से, इसकी मेटाबॉलिज्म होने की वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब इसकी होती है तो वहाँ पर इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। सही है? थेरेप्यूटिक यूजेस की तरफ आ जाते हैं। इट इज़ फंगिसाइडल एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डर्माटोफाइट्स। ऑलरेडी आपने पढ़ा, स्पेशली ओनिकोमाइकोसिस जिसमें फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स होते हैं। तो इसके लिए क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ होते हैं। इट इज़ बेटर टोलरेटेड, रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी एंड इज़ मोर इफेक्टिव दैन इधर इट्राकोनाजोल और ग्रीसियोफुल्विन। अच्छा जी, ये इट्राकोनाजोल और ग्रीसियोफुल्विन के बनस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंटी फंगल ड्रग्स है। इसका जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी होती है तो वो भी शॉर्ट होती है और इफ़ेक्टिव रहती है। सही है? तो ये इसके क्या हैं? थेरेप्यूटिक यूजेस हैं। क्लियर हैं? इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स को अगर हम देखें तो ऑलरेडी अभी आपने पढ़ा कि वेल टॉलरेटेड विद अ लो इंसिडेंस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस, हेडेक और रैश, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्ट्रेस जो है काज नहीं करता, हेडेक जो है काज नहीं करता और रैशेस जो है वो काज नहीं करता। बहुत कम केसेस आते हैं इसके। कंट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो है आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और इसकी वजह से जो फीटस है वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर फ्लूसाइटोसिन, मेरे ख्याल में ये हम कल डिस्कस कर लेंगे।